कक्षा 12वीं के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे सितंबर का असाइनमेंट जमा कर दिया आप लोग। और जो फेयर का भी बच्चे जमा नहीं किए हैं 2-3 दिन के अंदर जमा करके चेक करा लोगे। और अक्टूबर का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें 2 ही पार्ट है, एक है रासायनिक बलगतिकी और दूसरा है सतह रसायन। तो सतह रसायन हमारा कंप्लीट हो चुका है और रासायनिक बलगतिकी बचा हुआ है। यूनिट 1 जो सितंबर का असाइनमेंट था उसमें 3 पार्ट था, जिसमें विद्युत रसायन हमारा नहीं हुआ है और उसको मैं स्टार्ट किया था। तो विद्युत रसायन को मैं रासायनिक बलगतिकी के बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि रासायनिक बलगतिकी इस महीने के असाइनमेंट में आएगा। इस नाम से हम देखेंगे केमिस्ट्री में 12th केमिस्ट्री में कि असाइनमेंट जो 2 है उसका चौथा पार्ट है रासायनिक बलगतिकी। ये रासायनिक बलगतिकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल काइनेटिक। ये केमिकल काइनेटिक, ठीक। तो सबसे पहले आप समझोगे कि रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी में रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक तथा रासायनिक अभिक्रिया होने में जो समय लगता है उसको दर या वेग कहते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक तथा रासायनिक अभिक्रिया का वेग का अध्ययन करने वाले जो रसायन हैं उसको कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर, समय के आधार पर जो अभिक्रियाएं हैं 3 प्रकार की होती है। पहली अभिक्रिया होती है तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रिया। तीक्ष्ण या तात्क्षणिक अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन किसे कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो तुरंत संपन्न हो जाए। जैसे अभी कारक को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, तुरंत क्रिया हो जाएगी। तो जो आयनिक अभिक्रिया है, जो आयनिक अभिक्रिया है उसका वेग बहुत तेज होता है, तीव्र होता है, तुरंत हो जाता है, उसे कहेंगे तीव्र अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया का वेग बहुत शीघ्रता से हो, रासायनिक अभिक्रिया जो संपूर्ण होने में बहुत कम समय लगे, उसे कहेंगे तीव्र अभिक्रिया। इसमें देखेंगे हम लोग ये बेरियम क्लोराइड है और इसमें डाल देंगे हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या होगा, ये BaSO4 का अवक्षेप बन जाएगा और ये HCl हो जाएगा। ये तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण एक ऐसे हुआ, ये Ba+ होता है और SO4 ये दोनों आयन होते हैं, विलयन में डालते हैं क्या हो जाते हैं, आयन में टूट जाता है। और आयन में टूटेगा तो क्या होगा, तुरंत ये दोनों आयन आपस में जुड़ करके लवण बनाएगा और अच्छे शीघ्रता से होने वाली अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया, या इसे तात्क्षणिक अभिक्रिया या इसे आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे मंद अभिक्रिया। क्या देखेंगे, मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन, स्लो धीरे धीरे। इस कई अभिक्रिया ऐसी होती है इसमें सालों साल लग जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जिसकी गति मंद हो, जिसके रासायनिक अभिक्रिया का वेग धीमा हो, क्या कहलाएगा, मंद अभिक्रिया कहलाएगा। आप लोग देखोगे कि जो लोहा है ये नमी है, बरसात के दिन में वायुमंडल में नमी होती है और ये नमी जो है धीरे धीरे लोहा से क्रिया करता है और Fe2O3 बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं जंग। क्या लग गया लोहा में, जंग। तो जंग लगने की क्रिया तुरंत नहीं होती, आप देखोगे थोड़ा समय में होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं मंद अभिक्रिया। फिर हम लोग देखेंगे तीसरी अभिक्रिया होती है
वह मध्यम अभिक्रिया होती है, मध्यम गति की, मध्यम अभिक्रिया। तो मध्यम अभिक्रिया क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया के बीच हो तो उसे कहते हैं मध्यम अभिक्रिया। अर्थात न तो अभिक्रिया शीघ्रता से होगा और न अभिक्रिया में बहुत समय लगेगा, इसको कहेंगे हम लोग मध्यम अभिक्रिया। जैसे देखेंगे ये एस्टर है CH3COO C2H5, ये क्या है एस्टर। इस एस्टर का क्या करा देंगे हम लोग जल अपघटन, जल द्वारा छोड़ेंगे तो ये CH3COOH प्लस C2H5OH, ये एसिटिक अम्ल और ये एथिल अल्कोहल। एस्टर का जल अपघटन हुआ तो अभिक्रिया तुरंत भी नहीं कि 5 सेकंड में हो गया और नहीं दिन भर लगा, अवसर 5 मिनट 4 मिनट 8 मिनट के अंदर हो गया, 3 मिनट के अंदर हो गया। तो ऐसे अभिक्रिया को कहेंगे हम लोग मध्यम अभिक्रिया। क्यों ऐसा होता है कि पूछे कि अभिक्रिया का वेग कम ज्यादा क्यों होता है, तो बताओगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अणु टूटेंगे और दूसरे के साथ बंध बनाएंगे। तो बंध को तोड़ने में या बंध को जोड़ने में जो समय लगता है, इसके कारण किसी अभिक्रिया का वेग कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है और किसी का मध्यम गति होता है। अब हम लोग इसमें जो शब्द देख रहे हैं वो है अभिक्रिया की दर। ये शब्द बार बार आ रहा है, अभिक्रिया की दर या वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की दर किसे कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसमें बदलेगा, क्रियाफल उत्पाद। तो इकाई समय में किसी अभिकारक अथवा क्रियाफल के सांद्रण में परिवर्तन को क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग बराबर, अभी सूत्र है कि अभिकारक या क्या बोला मैं, क्रियाफल को उत्पाद भी कहते हैं, क्रियाफल के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये अभिकारक या क्रियाफल के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल, इससे दर्शाते हैं डेल एक्स से और इसको दर्शाते हैं dt से। परिवर्तन, डेल माने परिवर्तन, एक्स माने अभिकारक या क्रियाफल और t माने समय। तो ये अभिक्रिया की दर का जो है सूत्र है। अब मान लो आपको इसको समझना है कि परिवर्तन माने क्या, तो परिवर्तन मतलब होता है बदलाव। तो आप लोग देखोगे, मान लो A धन B कोई एक सामान्य अभिक्रिया है और बना रहा है C और D, तो A और B को कहोगे आप अभिकारक, अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट। इस नाम से पूरे अभिकारक को किससे दर्शाते हैं, R से। और जो क्रियाफल बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट माने क्रियाफल। तो R इसमें बदला P में। तो A और B को मिलाए हैं, मान लो 100 अणु मिलाए हैं, 100 A है 100 B, दोनों को मिलाए हैं, तो उस समय अभिकारक की सांद्रता 100% रहेगी, 100 अणु मिले। अब क्या हो गया, धीरे धीरे समय बढ़ेगा, 1 मिनट 2 मिनट, तो क्या होगा, ये दोनों अभिकारक आपस में क्रिया करना शुरू करेगा और क्या बनाना शुरू करेगा, तो C और D क्रिया। तो जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो इसका वेग
इसका जो सांद्रण है 100% है और इसका सांद्रण 0 है, इसकी सांद्रता 0 है क्योंकि अभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। इसका सांद्रता कब बढ़ेगा? जब इसकी सांद्रता घटेगी। ये धीरे धीरे अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बनाता रहेगा? क्रियाफल बनाता रहेगा। तो अभिकारकों की सांद्रता घटती है और क्रियाफल की सांद्रता बढ़ती है। एक समय ऐसे आएगा कि अभिकारक की सांद्रता 0 हो जाएगी, नहीं बचेगा और क्रियाफल की सांद्रता 100% हो जाएगी। इसी को कहते हैं अभिकारक या क्रियाफल के सांद्रण में परिवर्तन। अभिकारक की सांद्रता इकाई समय में हमेशा घटेगी और क्रियाफल की सांद्रता इकाई समय के साथ क्या होगी? बढ़ेगी, उसकी सांद्रता में वृद्धि होगी। एक उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो H2 प्लस I2 और बढ़ गया 2HI। अब बोले कि इसकी अभिक्रिया की दर ज्ञात करो या वेग ज्ञात करो। तो क्या करोगे? ये माइनस dx/dt बराबर, ये देखोगे क्या ये अभिकारक है, तो अभिकारक अणुओं की संख्या H2 बड़े कोष्ठक को कहते हैं सक्रिय मात्रा। इस सक्रिय मात्रा माने जो अणु अभिक्रिया में भाग ले। तो H2 ये डेल्टा T, तो इसकी सांद्रता घटेगी बढ़ेगी? घटेगी, तो क्या चीज लगा देंगे? माइनस। इसकी सांद्रता समय के अनुसार क्या होगी? घटेगी। इसमें चले जाओ डेल I2, ये भी अभिकारक है, उसकी भी सांद्रता क्या होगी? घटेगी। इसकी सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। HI डेल T। तो अभिकारक की सांद्रता घट रही है और क्रियाफल की सांद्रता बढ़ रही है। तो अभिक्रिया के वेग को एक पद में समझाने बोला जाएगा, तो आप कोई भी अभिक्रिया को इसी प्रकार से लिख दोगे। क्या अगर अणुओं की संख्या को आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, 2 है। तो पुस्तक में कई उदाहरण आपके दिए हुए हैं, उसको बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ पर एक चीज और देखना, कहीं तात्क्षणिक दर ज्ञात करो बोल दिया विक्रिया का वेग का, तो जहां पर डेल लगा है वहां पर क्या लगा दोगे? डी लगा, बस क्या लगा दोगे? डी। तो ये तात्क्षणिक दर हो जाएगा, इसको भी आप लोग से देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे अभिक्रिया के वेग के बाद अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड का, प्रभावित करने वाले कारक कि जब अभिक्रिया होती है तो उसके जो दर है, वेग है, इसको कौन कौन से जो कारक है जो प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉइंट, वो है अभिकारकों का सांद्रण। अभिकारकों का सांद्रण, सांद्रण मतलब जानते हो ना, अणुओं की संख्या अधिक होना, विलेय अणुओं की संख्या अधिक होना। तो मान लो 50 अणु A और 50 अणु B मिलाए हैं और बना AB, तो मान लो अभिक्रिया 5 मिनट में पूरी हुई या 2 मिनट में पूरी हुई। अब हम उसी 50-50 को डबल कर दें, 100-100 कर दें, 100 A 100 B, तो क्या हुआ? इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं की संख्या जब बढ़ेगी तो आपस में टकराहट ज़्यादा होगा और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो
अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग में वृद्धि होती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। सांद्रता दुगनी करेंगे अभिक्रिया का वेग भी डबल हो जाएगा। दूसरा देखेंगे हम लोग ताप का प्रभाव, प्रभावित करने वाला कारक में ताप का प्रभाव। यहाँ पर समझोगे कि किसी अभिक्रिया का वेग को ताप कैसे प्रभावित करता है। तो ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ए और बी है अपने गति से चलेगा और टकराएगा ए और बी, तभी क्रियाबल बनेगा ए बी। अब ताप देने से क्या होगा, वो अणु तेजी से चलेगा, इसी को कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो तेजी से चलेगा तो टक्कर जल्दी जल्दी होगा और अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। दूसरा, कई अभिकारक अणु क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, तो ताप मिलने से क्या हो जाता है, वो सक्रिय हो जाता है और गति प्रारंभ करता है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया में ताप का प्रभाव। फिर देखेंगे तीसरा, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक के प्रभाव में क्या होगा कि उत्प्रेरक सभी जानते हो, वह रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा दे उत्प्रेरक कहलाता है। परंतु यहाँ पर बढ़ाने वाले उत्प्रेरक की बात करें हम लोग कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जो अभिक्रिया 5 मिनट में संपन्न होती है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में वह 1 मिनट में संपन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। चौथा देखेंगे अभिक्रिया का दाब। अभिक्रिया का क्या देखेंगे, दाब। अभिक्रिया के दाब में समझोगे कि गैसीय अभिक्रिया में इकाई आयतन में अणुओं की जो संख्या है, दाब डालेंगे तो क्या होगा, इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। दाब बढ़ाने से क्या होगा, आयतन कम होगा, और आयतन कम होगा तो उतने आयतन में ही रहेंगे ए और बी, मान लो अभिकारक अणु। तो आयतन कम होगा तो अणुओं के बीच, अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर बढ़ जाएगा, और टक्कर बढ़ने से क्या होगा, अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी, अर्थात क्रियाफल जल्दी बनेगा। तो गैसीय अभिक्रिया में दाब बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इस प्रकार से पुस्तक में प्रभावित करने वाले कारक में 7 कारक दिए हुए हैं, जिसमें से 4 कारक का उल्लेख मैं किया। और इस प्रकार से हम लोग आज क्या कर देखें, रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा। अभिक्रिया के वेग के आधार पर 3 प्रकार अभिक्रिया का, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और मध्यम अभिक्रिया। उसके बाद देखिए अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग बता दिया मैं, इकाई समय में अभिकारक अथवा क्रियाफल के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एक उदाहरण से स्पष्ट कर दिया। और फिर देखिए हम लोग कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ये तीनों जो टॉपिक्स है आज जो मैं पढ़ाया हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। और एक पीरियड के बाद आपको प्रश्न भेजा जाएगा जिसका आप लोग उत्तर लिखोगे। कौन सा अध्याय है, अध्याय 4 है, अध्याय 4 ध्यान रखना, ये अध्याय 4। ठीक, मन लगा के पढ़ाई करोगे। असाइनमेंट में कॉपी में जो गलती सितंबर में की हो अक्टूबर में वहाँ सुधर जाना चाहिए। धन्यवाद।